ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जाते हैं खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र हंगामेदार होने के आसार हैं। विपक्ष के कड़े रुख को देखते हुए सत्ता पक्ष भी माकूल जवाब देने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान से ये स्पष्ट हो रहा है। झारखंड विधानसभा में सत्र को लेकर आयोजित बैठक में शिरकत करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष रस्सी लेकर आए और बांधने का काम करे। उन्होंने कहा कि सदन के अंदर सवाल भी आते हैं और जवाब भी आता है। आसन का निर्देश जिस तरह से होता है, निर्धारित समय में कार्यवाही की जाती है। मीडिया कर्मियों के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को सदन देखने की सलाह दी है। उन्होंने निशिकांत दुबे के द्वारा झारखंड को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए ये बातें कही। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के कक्ष में आयोजित बैठक में सदन के नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, आसू विधायक लंबोदर महतो, माले विधायक विनोद सिंह मौजूद थे। इस दौरान ना तो नेता प्रतिपक्ष और ना ही भाजपा के कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित हुए। बैठक में उपस्थित नेताओं को संबोधित करते हुए स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने मॉनसून सत्र के शांतिपूर्ण संचालन में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि बैठक में सदन के संचालन के दौरान कुछ छोटी मोटी बातें सामने आई हैं, जिससे 26 जुलाई को सदन की कार्यवाही के बाद कार्य मंत्रणा में लाया जाएगा। देखिए, सवाल जवाब दोनों आते हैं और सवाल जवाब का वातावरण भी आप लोग देखते होंगे और जितना समय रहता है सदन में, आसन से जो निर्णय आता है उसके अनुरूप हम लोग पूरी कार्रवाई में हिस्सा लेते हैं। सारे दल के नेताओं के साथ जो औपबंधिक कार्यक्रम हमारा बनता है विधानसभा में, जैसे कि मानसून सत्र में 6 दिन का विधानसभा है, इसमें जितना कार्य दिवस है, इस कार्य दिवस के आधार पर जो औपबंधिक कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में हम लोग थोड़ा बहुत परिवर्तन का गुंजाइश रहता है, जिस विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं। आज उसी विषय पर चर्चा हुआ और चर्चा होने के क्रम में कई बात आया। हम लोग इसको फिर कार्य मंत्रणा का जब बैठक करेंगे, कल हम लोगों का विधानसभा आहूत होने के बाद, तो फिर कल कार्य मंत्रणा के बैठक में इसको समेकित विचार करते हुए उस पर हम लोग निर्णय लेने की बात होगा। और तत्काल जो भी हम लोगों का औपबंधिक कार्यक्रम हुआ, वो औपबंधिक कार्यक्रम सही है, उसी के हिसाब से सदन चलेगा। हमारा जो मानसून सत्र है, ये मानसून सत्र चलेगा। विपक्ष के तो कोई सर बीजेपी से कोई सर चुनाव से पहले संभवतः ये ऐसा नहीं है, बीजेपी से कोई नहीं कहा, सभी को बताया। और झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी कर चुकी है। पार्टी पूरे जोश के साथ चुनाव में उतरेगी, ये दावा समिति के अध्यक्ष जयराम महतो ने किया है। वो रांची स्थित प्रेस क्लब सभागार में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। पत्रकारों से बातचीत में जयराम महतो ने कहा कि राज्य सरकार जिन मुद्दों के साथ आई थी, उन मुद्दों पर ध्यान दे। झारखंड में सरकार जिसकी भी हो, परंतु झारखंड के लोगों के लिए एक ठोस नीति निर्धारण करें। उन्होंने झारखंड की जनता से आग्रह किया है कि जो सरकार झारखंडी हित के लिए कार्य करे, उसे ही जनता आने वाले चुनाव में चुनकर लाए। हम विधानसभा चुनाव उस उद्देश्य के साथ लड़ेंगे जिसके लिए झारखंड अलग किया गया था। एक कहावत है कि अपना अपना करो सुधार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। यदि आप अपना सुधार नहीं करेंगे तो आप लाख लोगों को बरगला लें। जब समय आता है तब आप अपने आप को आदिवासी का बेटा कह के बच जाते हैं, लेकिन इस लिस्ट में आदिवासियों का भी नाम है। तो ठीक मुख्यमंत्री को कहना चाहेंगे, आप आदिवासी अगर हितैषी हैं तो पहले नेमरा गोला के अलावे जहां जहां आपका जमीन है, आदिवासियों को वापस कर दीजिए। लेकर आए हैं क्योंकि आज इस राज्य को जानना होगा इन 2 चिट्ठियों का अर्थ को। एक चिट्ठी है, इस चिट्ठी को भी हम पढ़ते हैं। ये चिट्ठी है आपका नगर विकास एवं आवास विभाग, जो कि आपका जेपीएससी है। इसमें जिनको नौकरियां दी गई हैं उनका नाम है अन्वेषा अदिति, वसुधा शर्मा, पल्लवी तिवारी, और ये झारखंड की हैं। राहुल गांगुली, ये कोई हरियाणा के हैं, कोई राजस्थान के हैं, कोई गुजरात के हैं, कोई महाराष्ट्र के हैं। और एक चिट्ठी हम लेके आए हैं क्योंकि इस चिट्ठी को राज्य को देखना होगा। और एक चिट्ठी, इस चिट्ठी में नाम है मूर्ति देवी विशुनगढ़ मुंबई। इस चिट्ठी में अगला नाम है कपिल देव महतो, रोहित साव, गोविंद मरांडी, ललित महतो, जीवन लाल साव।
ये पिछले 6 महीना के हमारे प्रवासी मजदूरों की डेड बॉडी जो झारखंड आई। एक चिट्ठी हमारे ही साथ में है। ये चिट्ठी जिनमें 28 लोगों का नाम है, जिनमें 18 लोग हमारी नौकरियों को लूट के लेके जा रहे हैं और सरकार तमाशा देख रही है, बेचने का काम कर रही है। और इसी चिट्ठी में 16 लोगों का नाम है। ये प्रवासी मजदूरों की मौत का लिस्ट है। ये इसलिए झारखंड राज्य नहीं बना था। ये पीड़ादायक, हमें आप बार बार बाहरी भीतरी की बात करते हैं, ऐसी पीड़ादायक तस्वीर किसी राज्य की नहीं है। ये सिर्फ पिछले 2 महीनों की लिस्ट है। मैं तारीख पढ़ूंगा, 23 तारीख 7वां महीना 2024, 23 तारीख 7वां महीना 2024, 12 तारीख 7वां महीना 2024, 13 तारीख 7वां महीना 2024, 15 तारीख 7वां महीना 2024। तो हम मरने के लिए झारखंड पैदा नहीं हुए हैं। 40% खनिज संपदा हम लोग हमारी जमीन से निकल कर जाता है, हम प्रवासी मजदूर बन के जाते हैं। हमारी लाश कहां से आती है? मुंबई से, कर्नाटक, गुजरात, मुंबई, केरल, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, मलेशिया, गुजरात, तमिलनाडु, चेन्नई, हैदराबाद। ये चेन्नई और हैदराबाद की डेड बॉडी अभी घर नहीं पहुंची है। 4 दिन हो चुके हैं। 4 दिन हो चुके हैं। ये चेन्नई और हैदराबाद की डेड बॉडी अभी तक घर नहीं पहुंची है। मैं आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस को कहते कहते मेरे कंठ सूख रहे हैं, मैं भावुक हो रहा हूं। इस दिन के लिए शहीद निर्मल महतो ने कलेजे में गोली नहीं खाई थी। इन लोगों के लिए कलेजे में गोली नहीं खाई थी। इनसे हमारी कोई आपत्ति नहीं है जो जिनका नाम इस लिस्ट में है। हमें आपत्ति सरकार से है। हमने इस लिस्ट के लिए, इस चिट्ठी के लिए हमने सरकार नहीं बनाया था। हमने इस लिस्ट के लिए झारखंड राज्य अलग नहीं किया था। हमने इसे रोकने के लिए झारखंड राज्य अलग किया था। ये 16 डेड बॉडी, ये कुछ ही महीनों का रिकॉर्ड कार्ड है। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो और दर्दनाक तस्वीर सामने आएगी। पहले सरकार देख रहे हैं कहाँ कल्पना मैडम जाके प्रवासी मजदूर वापसी आए हैं, उनको लेकर जश्न मना रही है। अरे वो तो जिंदा हैं, जो लोग मर गए हैं इनकी डेड बॉडी पहले वापस कीजिए। पश्चिमी सिंहभूम के आनंदपुर व मनोहरपुर में नक्सलियों द्वारा बुलाए गए बंद का व्यापक असर देखने को मिला। गुरुवार सुबह से ही बाजार स्वतः बंद रहे, वहीं सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। साथ ही बैंक, डाकघर व पेट्रोल पंप में ताले लटके रहे। मनोहरपुर से रांची, टाटा, जामदा, किरीबुरू, चाईबासा की ओर जाने वाली बसें नहीं चली। इसके अलावा छोटे बड़े यात्री वाहनों के भी पहिए थमे रहे। नक्सलियों का खौफ ऐसा रहा कि यहां एशिया प्रसिद्ध चिड़िया माइंस भी बंद रही। इस दौरान मजदूर भी माइंस में काम करने नहीं गए। माइंस में जहां प्रोडक्शन बंद रहा, वहीं माल लोडिंग और ढुलाई भी पूरी तरह से ठप रही। बता दें कि नक्सली नेता जया हेम्ब्रम समेत 3 नक्सलियों की गिरफ्तारी के विरोध में नक्सली संगठन भाकपा माओवादी संगठन ने 25 जुलाई को झारखंड बिहार बंद का ऐलान किया था। वैसे पश्चिमी सिंहभूम जिले के कराईकेला थाना क्षेत्र में बैनर पोस्टर लगाकर भाकपा माओवादी नक्सलियों ने 25 जुलाई को झारखंड बिहार बंद और 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीदी सप्ताह मनाने का ऐलान किया है। इधर मतदाता सूची द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत पूर्वी सिंहभूम जिले में भी हैशटैग नाम जांचो अभियान गुरुवार को चलाया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अनन्या मित्तल ने खुद इस अभियान को बल देने के लिए बूथ तथा मतदाताओं का भौतिक निरीक्षण किया। इस दौरान वे खुद लॉयला स्कूल के पोलिंग बूथ पर पहुंचे, जहां मौजूद बीएलओ से उन्होंने प्रक्रिया की पूरी जानकारी प्राप्त की। इस दौरान वहां पहुंचे मतदाताओं से मिलकर उन्होंने वोटर हेल्पलाइन ऐप के विषय में जानकारी दी। साथ ही कई घरों में भी गए और लोगों से मिलकर खुद ही उनके नामों की जांच की। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि इस अभियान को चलाने का मकसद लोगों में जागरूकता लाना है। अगर किसी का नाम इस लिस्ट में छूटा हो तो वो संबंधित फॉर्म भरकर वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। ये हैशटैग नाम जांचो अभियान के दौरान अपना वोटर लिस्ट में नाम जांचा या नहीं, उनसे बात करी गई। साथ ही साथ जिनके द्वारा ये कार्रवाई नहीं करी गई थी उनके साथ वोटर हेल्पलाइन ऐप के थ्रू उनका नाम जांच के दिखाया गया और उनसे आग्रह किया गया कि सभी आसपास के सभी जनमानसगण, सभी लोगों से जिनसे भी वो मिलते हैं वो हैशटैग नाम जांचो अभियान के तहत वोटर हेल्पलाइन ऐप के थ्रू या फिर हमारे गवर्नमेंट DCI पोर्टल के थ्रू या फिर BLO के थ्रू या फिर 1950 पे डायल करके अपना नाम जांचते हुए अपने आप को वेरीफाई करें कि वो वोटर लिस्ट में है या नहीं। अगर वो नहीं है तो अपना नाम जुड़वाना सुनिश्चित करें। अब बूथों पर लोग विजिट करके चेक कर रहे हैं। अदरवाइज हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन एक्सरसाइज भी BLO के द्वारा की गई है, परंतु इस 1 घंटे के समय में सभी जगहों पर वेरीफाई करते हुए उसको सोशल मीडिया पे हैशटैग के साथ डाला जाना था ताकि वो ट्रेंड हो सके और मैक्सिमम लोग इस बारे में अवेयर हो सकें कि अगर वो अपना नाम नहीं जांचेंगे और बाद में वो ये मिस कर सकते हैं कि वो हो सकता है कि वोट इस बार ना दें।
और चक्रधरपुर रेल मंडल के बिमलगढ़ बरसुआ सेक्शन में अवैध कोयला की तस्करी जोरों पर है। ऐसे तो भारतीय रेल में कई जगह से कोयला चोरी का मामला आता रहता है, लेकिन बिमलगढ़ में कोयले की तस्करी कुछ अलग ही रंग से होती है। बरसुआ से बीरमित्रपुर चलने वाली पैसेंजर में रोजाना कोयले से भरी 300 से 400 बोरियों की ढुलाई कर राउरकेला लाया जाता है। ज्ञात हो कि जिस ट्रेन से कोयले की ढुलाई की जाती है वो क्षेत्र बिमलगढ़, बंडामुंडा और राउरकेला आरपीएफ के कार्य क्षेत्र में आता है। कोयला माफिया बड़े ही आसानी से 3 आरपीएफ क्षेत्र को पार करके कोयले की बोरियां अपने गंतव्य मार्ग तक लेकर जाते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि जिस राउरकेला क्षेत्र में कोयले को ट्रेन से उतारा जाता है उस स्टेशन में आरपीएफ का एक एएससी भी मौजूद है। सभी आरपीएफ अधिकारियों के सामने इस काले हीरे का गोरखधंधा बदस्तूर जारी है। कुछ कोयला राउरकेला शहर समेत आसपास के होटलों में बेचा जाता है, जबकि ज्यादातर कोयला बड़े मालवाहक वाहनों में ढुलाई कर झारखंड के धनबाद शहर भेजा जाता है। रेलवे के जिस रूट में कोयले की चोरी और तस्करी होती है उस रूट पर लोडेड कोयला रैक की आवाजाही नहीं होने के कारण आरपीएफ बड़े ही आसानी से अपना पल्ला झाड़ लेता है। दरअसल राउरकेला स्टील प्लांट में आने वाले लोडेड कोयला कंटेनर को मशीनों के द्वारा अनलोड किया जाता है, जिस कारण अनलोडिंग के दौरान सभी कंटेनरों में 70 से 80 केजी कोयला रह जाता है। ऐसे में स्टील प्लांट से निकलने के बाद ये रैक जब बिमलगढ़ बरसुआ सेक्शन में आयरन और ढुलाई करने पहुंचती है उस वक्त स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा कंटेनर में घुसकर उसके अंदर मौजूद कोयले को बोर में भरकर बाहर निकाला जाता है। इस कोयला चोरी और तस्करी को अंजाम देने वाले लोगों ने कई बार अपनी जान भी गंवाई है। मालगाड़ी या फिर OHE तार के संपर्क में आने के कारण कई बार ग्रामीण अपनी जान गंवा चुके हैं। खुलेआम चल रहे इस गोरख धंधे को लेकर ये कहा जाता है कि रेल प्रशासन और आरपीएफ कोयला चोर और तस्करों के साथ केवल आंख मिचोली का खेल खेल रही है। जमशेदपुर प्रखंड के पश्चिमी काली माटी पंचायत के लिए गुरुवार को आंगनबाड़ी सहायिका का चयन किया गया। पंचायत भवन में मात्र कुछ एक लोगों की उपस्थिति में चयन प्रक्रिया पूरी की जाने पर स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई है। लोगों का कहना है कि वे जल्द ही इस मामले की शिकायत डीसी से करेंगे। स्थानीय लोगों के अनुसार आंगनबाड़ी सहायिका का चयन जिस चयन समिति द्वारा किया जाता है उस समिति में बीडीओ, मुखिया और पंचायत समिति सदस्य की मुख्य भूमिका होती है, परंतु इस चयन प्रक्रिया में मात्र पंचायत समिति सदस्य ही उपस्थित थे। स्थानीय मुखिया मेडिकल कारणों से अनफिट थी। मुखिया की अनुपस्थिति में आंगनबाड़ी सहायिका का चयन किया जाना अपने आप में बीडीओ की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करता है। स्थानीय भाजपा नेता गौरी शंकर सिंह ने कहा कि इस संबंध में जिले के उपायुक्त से शिकायत की जाएगी। उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी पर मनमानी का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी तरफ प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉक्टर सुधा वर्मा ने कहा कि सारे नियमों के अनुसार ही चयन की प्रक्रिया की गई है। सहायिका चयन के लिए हम लोग गए थे पश्चिमी काली माटी पंचायत भवन और अनुशंसा की है हम लोग नाम का, जो हम लोग को एक ही कैंडिडेट मिली थी वहाँ एलिजिबल। सारा नियम अनुसार और सर्कुलर के तहत जो हम लोगों को ठीक लगा उसको हम लोग आगे के लिए अनुशंसा की। सारा कागज उनके पास था। कितने लोगों ने फॉर्म भरा? 3 लोगों ने फॉर्म भरा था, लेकिन उनका डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट था। इधर जमशेदपुर के पोटका प्रखंड में विद्यार्थियों को सरकार की ओर से मिलने वाली साइकिल लेने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी। इसकी जानकारी मिलने के बाद स्थानीय विधायक संजीव सरदार ने ठेकेदार को स्कूल में ही साइकिल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। लगातार कई दिनों से 30 से 40 किलोमीटर दूर से छात्र छात्राएं प्रखंड पहुंचकर लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर साइकिल प्राप्त कर रहे थे। गुरुवार को निरीक्षण के दौरान विधायक संजीव सरदार प्रखंड पहुंचे तो देखा कि विद्यार्थी लंबी लाइन लगाकर साइकिल के लिए खड़े हैं। उन्होंने तुरंत ही ठेकेदार को बुलाकर कड़ी फटकार लगाई। इस दौरान उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि सभी साइकिलों को स्कूल स्तर पर पहुंचा दे। साथ ही प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि प्रखंड स्तर पर 30 से 40 किलोमीटर दूरी से बच्चों को ना बुलाएं। ठेकेदार का काम है कि साइकिल स्कूल पर पहुंचा कर देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि पूरी तरह से साइकिल फिटिंग ना हो या जंग लगी हो तो ऐसे साइकिल रिसीव ना करें। बहुत बच्चे लोगों को प्रखंड में बुलाया गया। इनको देखा गया कि बहुत सा जंग भी लग जा रहा है साइकिल,
तो उस परिस्थिति जंग जो लग गया उस ऐसे साइकिल को पूर्ति ना करें, और जो भी बच्चे यहाँ 20-25 किलोमीटर से दूर से आ रहे हैं ऐसे बच्चे को के लिए सरकार का गाइडलाइन भी है हर संकुल स्तर में जाकर बच्चे लोगों को साइकिल देने के लिए। और जो संबंधित जो भी विभाग हैं, कल्याण विभाग से, शिक्षा विभाग से, इनको निर्देश। चक्रधरपुर रेल मंडल में अर्बन बैंक डेलीगेट चुनाव के मतदान के दूसरे दिन गुरुवार को भी शांतिपूर्ण माहौल में मतदान संपन्न हुआ। सभी बूथों पर रेलकर्मी मतदाताओं ने अपने अपने मत का प्रयोग किया। मतदान केंद्र के बाहर मतदाताओं की लाइन लगी हुई थी। इसके लिए सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए थे। टाटानगर से लेकर चक्रधरपुर, राउरकेला, झारसुगुड़ा, डोंगवा, पोसी आदि रेल क्षेत्रों में मतदान को लेकर उत्साह देखा गया। अपने तय कार्यक्रम के तहत सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान चला। इसके बाद सभी बैलेट बॉक्स को सील करने के बाद मतगणना की प्रक्रिया शुरू की गई। सभी सीटों के नतीजे शुक्रवार तक सामने आने की संभावना है। वहीं 30 जुलाई को आधिकारिक रूप से विजेताओं की लिस्ट अर्बन बैंक द्वारा जारी की जाएगी। बता दें कि बीते 9 सालों से ये चुनाव नहीं हो पाया था, जिसके कारण अर्बन बैंक पर कई बड़े घोटाले के आरोप भी लगे थे। वहीं बिना चुनाव के रेलवे के एक बड़े सहकारिता बैंक के संचालन पर भी सवाल खड़ा किया गया था। इस बीच अब चुनाव संपन्न होने से रेल कर्मियों में खुशी है। बता दें कि चक्रधरपुर रेल मंडल में कुल 70 सीटों पर 200 के करीब प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। मेंस यूनियन और मेंस कांग्रेस के बीच मुख्य रूप से ये चुनावी लड़ाई है, जिसमें ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल और SC/ST संघ के भी प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। रेल कर्मियों को अब चुनावी नतीजों का बेसब्री से इंतजार है। इधर राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री के निर्देश के बाद जिले से सभी सरकारी गोदामों का निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में गम्हरिया के BDO प्रवीण कुमार और CO कौशल किशोर द्वारा प्रखंड परिसर से सरकारी गोदाम का भ्रमण कर भौतिक सत्यापन किया गया। इस दौरान उन्होंने गोदाम की स्थिति, भंडारण, खाद्यान्न के रख रखाव आदि का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में गोदाम में कई जगहों पर पाए गए गंदगी और खदान के रख रखाव की स्थिति को देख CO भड़क उठे और गोदाम प्रभारी की जमकर क्लास ली। इसकी शिकायत उन्होंने संबद्ध वरीय पदाधिकारियों से करने की बात कही। उन्होंने गोदाम प्रभारी को गोदाम की सफाई रखने तथा खदानों को व्यवस्थित ढंग से रखने का निर्देश दिया। इस दौरान प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सुनील कुमार चौधरी भी मौजूद थे। उड़ीसा सरकार द्वारा तैयार उत्कल प्रसंग नामक मासिक पत्रिका का गुरुवार को सरायकेला खरसावां जिले में वितरण किया गया। उड़ीसा के विच्छिन्नाचल क्षेत्र कहे जाने वाले सरायकेला एवं खरसावां में आज भी परंपरा एवं सभी प्रकार के अनुष्ठान उड़ीसा से जुड़े हुए हैं। यहाँ की संस्कृति भी वहीं से जुड़ी है। उड़ीसा सरकार के सूचना लोक संपर्क विभाग के सूचना अधिकारी सचिदानंद बेहरा भी इस मौके पर सरायकेला पहुंचे हुए थे। सरायकेला नगर के गोपाबंधु चौक पर पंडित गोपाबंधु दास की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्होंने अपने हाथों से उत्कल प्रसंग मासिक पत्रिका स्थानीय ओड़िया भाषा भाषियों को उपलब्ध कराया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भगवान जगन्नाथ से जुड़ा ये इशू है। भाषा संस्कृति के संरक्षण के साथ साथ सभी परंपराओं को जीवित रखने के लिए उड़ीसा राज्य सरकार का ये उद्देश्य है। इसे उड़ीसा से सटे विच्छिन्नाचल अंचल क्षेत्र में वितरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस बार की विशेषांक रथ यात्रा पर है। भगवान जगन्नाथ स्वयं उड़िया असीमता के प्रतीक हैं। आदि कवि सरला दास के महाभारत को भी इसमें समावेश किया गया है। विभाग सूचना अधिकारी राज्य सूचना और लोक संपर्क विभाग उत्कल रथर विशेषांक उत्कल प्रसंग एवं ओडिशा यही विशेषांक 2024 वितरण पाई आमर जो पड़ोसी राज्य ओडिया भाई भौणी मानू ये हूँ आम बर्तमान मुझे सड़ईकला उपस्थित अच्छी आम पाखे कर्मकर्ता आमर उत्कल समाजर सभापति उपसभापति एवं अन्य कर्मी माने उपस्थित अच्छा गहन में आज आम बंटन करागला विभाग देथिबा राज्य सूचना और लोक संपर्क विभाग पठाई उत्कल प्रसंग एवं ओडिशा रिव्यू को आम इधर ओडिया भाषा के उत्थान को लेकर चक्रधरपुर के कुसुम कुंज मोड़ स्थित उत्कलमणि विद्या मंदिर ओडिया उच्च विद्यालय के सभागार में ओडिया समाज के लोगों की एक बैठक आयोजित हुई। इसकी अध्यक्षता उत्कल सम्मेलनी के पूर्व जिलाध्यक्ष सरोज प्रधान ने की।
बैठक में उड़ीसा सरकार के लोक सूचना संपर्क विभाग के अधिकारी सचिदानंद बेहरा, अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अशोक सारंगी, पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर नागेश्वर प्रधान आदि लोग मुख्य रूप से मौजूद थे। विद्यालय परिसर में अवस्थित पंडित गोपा बंधु दास, पंडित गोदावरीश मिश्रा, उत्कल गौरव, मधुसूदन दास की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बैठक का शुभारंभ किया गया। बैठक में उपस्थित उड़ीसा सरकार के लोक सूचना संपर्क विभाग के अधिकारी सचिदानंद बेहरा के द्वारा जगन्नाथ संस्कृति से जुड़े उत्कल प्रसंग नामक 250 पुस्तकों का वितरण किया गया। इस दौरान लोगों ने कहा कि उड़िया भाषा उत्थान को लेकर समाज के सभी लोग अपने बच्चों को मातृभाषा का शिक्षा दिलवाएं, ज्यादा से ज्यादा उड़िया भाषा का प्रयोग करें। मातृभाषा से ही लोगों की पहचान होती है, इसलिए मातृभाषा को जीवित रखें। वहीं संबोधित करते हुए उड़ीसा सरकार के लोक सूचना संपर्क विभाग के अधिकारी सचिदानंद बेहरा ने कहा कि उड़िया संस्कृति को बचाने के लिए सभी का सहयोग जरूरी है। उड़िया भाषा को बचाने के लिए उड़ीसा सरकार कार्य कर रही है। उड़िया बहुत क्षेत्र में स्थित स्कूलों में निःशुल्क पुस्तक का वितरण भी उड़ीसा सरकार द्वारा बीच बीच में किया जाता रहा है, ताकि लोगों में मातृभाषा उड़िया जीवित रह सके। यहाँ हम लोग का उड़ीसा सरकार का लोक सूचना संपर्क विभाग का अधिकारी आए हुए हैं, बेहरा जी। क्या पूरा नाम? शत्रुघ्न बेहरा। ओडिशा सरकार अनेक आशा करी किंतु 2009 रु 2024 तक ओडिशा रे गोटे सरकार गोटे दल सरकार रहिला परे सही सरकार आमर विश्रांत तो ओडिया को लोक पाउता किंतु ओडिशा रो भी अस्मिता ओडिशा रो भी नष्ट होई जाउता किंतु ओडिया भाषी मानकर मन रे गोटे जागरण हला जे वास्तविक जदि आमे थोड़े जागृत नबा तामर आमर धीरे धीरे ओडिया भाषा आम ओडिशा रो भी लोक पाइबो से ओडिया स्टेट ना रे रहिबो कारण ओडिया भाषा नहीं ओडिशा गोटे स्वतंत्र प्रदेश कर से अस्मिता को नहीं आज नूतन सरकार बनी नूतन सरकार भी तार जवाब दे जे मुझे ओडिया भाषार अस्मिता को बंचा रखी अस्मिता ओडिशार अस्मिता कहले कौन आम प्रभु जगन्नाथ ठाकुर को कहूँ जगन्नाथर आदर्श प्रेरणा सबू किसी सहभागिता आमर संस्कृति आम परंपरा यही हूँ अस्मिता। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड सभागार में गुरुवार को संपूर्णता अभियान का शुभारंभ किया गया। मौके पर मुख्य रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी अभय कुमार द्विवेदी, ग्राम प्रधान, पंचायत प्रतिनिधि, पंचायत सचिव समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। बता दें कि आकांक्षी जिलों में नीति आयोग के द्वारा शुरू किए गए संपूर्णता अभियान का उद्देश्य जन जन तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाना है। पंचायत स्तर के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। बीडीओ ने बताया कि अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं को प्रथम तिमाही में शीघ्र पंजीकरण, 0 से 1 वर्ष तक के सभी बच्चों को पूर्ण टीकाकरण, सभी गर्भवती महिलाओं का संपूरक आहार, किशोरियों का हेल्थ कार्ड बनाना, मिट्टी जांच एवं सरकारी स्कूलों में बिजली की व्यवस्था, किताब वितरण आदि किया जाना है। अभियान के तहत जो पंचायत 3 महीने के अंदर उत्कृष्ट कार्य करेंगे, ऐसे पंचायत को पुरस्कृत करने की योजना है। कार्यक्रम में टीम में शामिल शशि भूषण, रिया कुमारी, ओहित कुमार, रोशनी तिवारी आदि उपस्थित थे। हर प्रखंड में एक कार्यक्रम होगा संपूर्णता अभियान का। उसी के तहत आज 24 तारीख को पोटका प्रखंड में जिला की टीम आई हुई जो प्रशिक्षण दे रही है, जिसमें हमारे पंचायत सचिव एवं हमारे मुखिया लोग, फिर हमारे ग्राम प्रधान और हमारे JSLPS के लोग हैं, हमारे CDPO ऑफिस के लोग हैं, तमाम वो हमारे सभी स्टाफ हैं, सभी विभाग के लोग हैं जो इसको पूरे गांव-गांव में हर जन जन तक इसको पहुंचाने का काम करेंगे। इसीलिए इसको संपूर्णता अभियान कहा गया है। ऐसी एक योजना है जिससे एक कंपटीशन की भावना भी हो और एक दूसरे से स्वच्छ प्रतिद्वंदिता रखते हुए और सभी पंचायत अपने इंडिकेटर्स में बेहतर काम करें, जैसे कि वाटर है, सैनिटेशन है, फिर स्वास्थ्य है। तो इन सब चीज़ों में हम बेहतर करें, गरीब से गरीब और समाज के अंतिम व्यक्ति तक हम पहुँचें और उनको स्वास्थ्य लाभ दें, शिक्षा का लाभ दें। तो जो भी संबंधित 6 इंडिकेटर्स हैं तो वो हर लोगों तक पहुँचे और पहुँचे ही नहीं बल्कि उसकी गुणात्मक उसमें वृद्धि हो, क्वालिटी अच्छा रहे। तो इसके लिए एक
एक पुरस्कार का भी इसमें प्रावधान है ताकि लोगों का उत्साहवर्धन हो। और इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी से राजधानी रांची जाने के लिए नई बस सेवा की शुरुआत हुई है। गुरुवार को यादगार नामक बस सेवा का उद्घाटन झामुमो केंद्रीय महासचिव बाबूलाल सोरेन ने पूजा पाठ कर तथा फीता काट कर किया। मुसाबनी बस स्टैंड में गुरुवार को मुसाबनी से राजधानी रांची जाने वाली यादगार नामक बस का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में झामुमो केंद्रीय महासचिव बाबूलाल सोरेन अपने समर्थकों के साथ उपस्थित थे। उन्होंने नारियल फोड़ कर तथा फीता काट कर बस का उद्घाटन किया। इसके उपरांत ड्राइवर को फूलमाला पहनाया गया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि ने हरी झंडी दिखाकर बस को मुसाबनी बस स्टैंड से रांची की ओर रवाना किया। बाबूलाल सोरेन ने कहा कि इस बस की शुरुआत होने से यहाँ के ग्रामीण रांची सीधे पहुंच सकते हैं। ये बस मुसाबनी बस स्टैंड से सवेरे 5:40 बजे खुलेगी। वहीं रांची से वापसी के लिए दोपहर 2:55 में रवाना होगी। खासकर विद्यार्थियों एवं इलाज के लिए रिम्स रांची जाने वाले लोगों को काफी सुविधा होगी। लोग सुबह रांची जाकर शाम को घर वापस आराम से आ सकते हैं। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इंसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।